हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राइज एंड साइन। आज के एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के इस वीडियो सीरीज में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग इस वीडियो सीरीज में सबसे पहले वीडियो को देखने वाले हैं जो कि हमारा बेस है, और जब बेस मजबूत होगा तभी हम इस पे ऊंची बिल्डिंग बना सकेंगे। तो आप हमेशा इसको पूरा ही देखें, जब भी देखें पूरा देखें और लगातार जुड़े रहें। पूरे सीरीज को अगर आप देखेंगे तभी आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि हमारा इतिहास हमारा पहचान है। प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में आपको पता है कि ये प्राचीन भारतीय इतिहास हमारा कब से कब तक है, तो ये आदि काल से लेकर 750 ईस्वी तक, ईस्वी अर्थात एडी तक है। और ये एडी बीसी का कंसेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कृपया इस कमेंट बॉक्स में क्लिक करके बताएंगे कि आपको एडी और बीसी भी अच्छे से समझना है, तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगी। तो हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास काफ़ी समृद्ध रहा है। इसको अध्ययन करके हम लोग प्राचीन भारत के समाज के बारे में, इसकी संस्कृति के बारे में, धर्म के बारे में, उस समय किस तरह की सामाजिक व्यवस्था हो रही थी, राजनीतिक कैसी व्यवस्था थी, सब के बारे में हम लोग समझेंगे। और एक एक करके इसके विज्ञान और कला के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इस काल में मानव सभ्यता का काफ़ी विकास हुआ था। वैदिक संस्कृति का उदय हुआ। खासकर हम लोग IVS यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में इसमें जानेंगे। महाजनपदों के काल में हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म का कैसे उदय हुआ, कैसे ब्राह्मण धर्म में बुराइयां आई, ये सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके इस प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास की एक समय सीमा भी हमने निर्धारित की है, जैसे कि आदिकाल। तो मानव के विकास के समय से ये काल को माना जाता है आदिकाल। मानव के विकास के समय से लेके 3000 ईसा पूर्व तक के काल को आदिकाल कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता काल किसे कहते हैं, तो 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक के उत्थान और पतन का काल रहा है। इन दोनों के बीच के समय में जो है 3000 ईसा पूर्व तक, वही मानव के विकास का काल, जिसमें हम लोग स्टोन एज को पढ़ेंगे। और वैदिक काल को भी दो हिस्से में बांट के पढ़ेंगे, एक ऋग वैदिक और दूसरा उत्तर वैदिक। उसी तरह से 16 महाजनपदों के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, भारत के विभिन्न हिस्सों में जो महाजनपद थे बड़े बड़े, जिसमें मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, तो उसके कारण को भी हम लोग जानेंगे कि किस तरह से मगध ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, क्यों शक्तिशाली हो गया। और इस समय जब महाजनपदों का काल चल रहा था तो उस समय शहरों का विकास कैसा हो रहा था, व्यापार कैसा था, शिल्प की उन्नति कैसी हो रही थी, साथ में बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी इसी समय फ्लरिश हुआ था, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। मौर्य काल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। इसमें ईसा पूर्व मतलब BC, बिफोर क्राइस्ट। तो ईसा 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक के हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे, जिसमें अशोक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अशोक का धम्म का प्रसार और प्रशासनिक विकास भी देखेंगे हम। उत्तर मौर्य काल, काफ़ी छुटपुट इसमें घटनाएं हुई थी। बहुत सारे छोटे छोटे राजाओं के बारे में इसमें आपको पढ़ना है, जैसे शुंग, कुषाण, सातवाहन, इंडो ग्रीक, और इसके अलावा भी बहुत सारे राजवंश थे जिनके बारे में आप पढ़ेंगे। संगम साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। इतना ही नहीं, हमें प्राचीन भारत की प्रमुख विशेषताओं का भी पता चलेगा जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे उस समय किस तरह की वर्ण व्यवस्था कैसे विकसित हुई थी, वेद में क्या है, सामाजिक विकास कैसे हुआ, उस समय का वैदिक धर्म क्या था, उपनिषद में क्या है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म का उदय और प्रसार हुआ क्यों और कहाँ तक हुआ। आर्थिक विकास के बारे में भी देखेंगे, किस तरह से जो हंटर और गैदरर थे, जो प्राचीन काल के लोग, वो कैसे कृषि करने लगे, कैसे उन्होंने पशुपालन किया, व्यापार, शिल्पकला, नगरीय विकास कैसे होता है, ये सब कुछ हम लोग एक एक करके देखेंगे। साहित्य और भाषा का भी काफ़ी विकास हो चुका था प्राचीन काल में, जैसे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत। इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं जिनके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे।
कला और संस्कृति के क्षेत्र में हम लोग बहुत तरह के, जैसे कि स्तूप, विहार, मंदिर, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत, नृत्य के अलावा भी ये जो कला थी, जैसे कि मूर्ति कला है, तो इसमें किस कैसी कैसी मूर्तियाँ, गांधार कला, मथुरा कला, अमरावती कला पढ़ेंगे। मंदिर निर्माण का भी उसी तरह से नागर शैली, बेसर शैली या फिर द्रविड़ शैली, तीनों के बारे में पढ़ेंगे। विज्ञान और ज्ञान के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगति हमारे प्राचीन भारत में हो चुकी थी। बड़े बड़े आयुर्वेद के आचार्य, यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन सब हमारे प्राचीन भारत में हो चुके थे, जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए प्राचीन काल भारतीय इतिहास की वह आधारशिला है जिस पर पूरी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और ज्ञान की विशाल इमारत खड़ी हुई है। तो ये प्राचीन भारत का आपका बेस मजबूत रहेगा, तभी आप आगे इतिहास को अच्छे से समझ पाएंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास को हम जानते कैसे हैं, इसके बारे में हमें पता कैसे चलता है? तो मुख्यतः दो प्रकार के स्रोत होते हैं। ठीक है, सोर्स क्या है हमको इसके जानने का? तो दो प्रकार के हैं, एक लिटरेरी सोर्स और एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। ये पुरातात्विक स्रोत जो है ये लिटरेरी सोर्स से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि लिटरेरी सोर्स जो लिखित साहित्य है इसमें छेड़छाड़ की संभावना होती है। ठीक है, इसको जो जिसने कॉपी किया होगा वो हो सकता है कि अपने विचार से या फिर अपने तरफ से कुछ चीज़ें डाल दे, लेकिन इसमें छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं होती है। इसमें छेड़छाड़ करने पर पता चल जाएगा, अभिलेख ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए पुरातात्विक स्रोत को ज़्यादा क्या माना जाता है? रेलिवेंट माना जाता है, रिलायबल माना जाता है, विश्वसनीय माना जाता है। तो साहित्यिक स्रोत हमारे प्राचीन भारत के कौन कौन से हैं? तो कुछ हैं जो ब्राह्मण स्रोत हैं, कुछ है जो वैद्य और जैन साहित्य हैं, इसके अलावा कुछ धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ भी हैं। विदेशी यात्री जो समय समय पर भारत आए, जैसे कि चाइना से, यूनान से, ईरान से, तो ये अरब यात्री भी आए थे। तो ये सारे यात्रियों ने यहाँ के बारे में जो देखा वो लिखा, तो उन सब यात्रियों के विवरण यानी कि फॉरेन अकाउंट्स भी हमारे लिए बहुत उपयोगी ये सोर्स माने जाते हैं, लिटरेरी सोर्स। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख हैं, मुद्राएं हैं मतलब कॉइन्स, स्थापत्य अवशेष, बहुत सारे स्तूप, विहार, मंदिर, गुफा या महल आदि जो बने हुए हैं, जो प्राचीन काल में बने थे, जिनके अवशेष आज भी हैं, जैसे नालंदा के खंडहर हैं। तो ये सब हमारे स्थापत्य अवशेष माने जाते हैं। उसी प्रकार मूर्ति कला में भी जो बहुत सारी प्रतिमाएं मिली हैं खुदाई में, जैसे यक्षी यक्षिणी की जो मूर्तियां मिली है, जो चामर ग्रहणी मूर्ति मिली है जो पटना के म्यूजियम में रखा हुआ है, ये सारे हमारे क्या हैं? मूर्तियाँ। ये सारे पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। फिर खुदाइयाँ में बहुत सारी पॉटरी भी मिलती हैं, अलग अलग तरह की पॉटरीज मिली हैं, मृत भांड जिसे कहते हैं। बहुत सारे औजार मिले, हथियार मिले, इन सब से उस समय की तकनीकी प्रगति का जानकारी मिलती है, उस समय की सांस्कृतिक स्तर का पता चलता है। साथ में बहुत सारे आभूषण भी मिलते हैं उन खुदाइयों में, और बहुत सारे साइट हैं जिनके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो हमारे क्या कितने सोर्स हो गए जानने के? पूरा हमारे प्राचीन भारत को जानने के दो सोर्स हो गए, एक लिटरेरी सोर्स और एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जिसको बांट के हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन है दोनों में? पुरातात्विक स्रोत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो दोनों ही है, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? तो ये पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक क्या होता है? ये पूरा होगा ऐसे छोटा ऊ। पुरातत्व का क्या अर्थ है? पूरा अर्थात पुराना, तत्व आप जानते ही हो। तो पुरातत्व का अर्थ है प्राचीन काल से प्राप्त भौतिक अवशेष जो मानव जीवन, संस्कृति और सभ्यता का प्रमाण देते हैं। तो भौतिक अवशेष क्या है? तो मिट्टी के बर्तन हो गया, औजार हो गया, या फिर हड्डियां हो गई, कोई भवन हो गया, स्तूप हो गया, तो ये सब क्या है? भौतिक अवशेष कहलाते हैं। उसी प्रकार अगर प्राचीन जीवन का कुछ प्रमाण चाहिए तो इसके लिए दैनिक जीवन हमको पता चलता है कि उनका दैनिक जीवन कैसा था। अगर जैसा वो भवन बना रहे हैं, उनकी आस्था कैसी थी, उनका कला और तकनीक क्या था, ये सब कुछ उनके बिल्डिंग को देख के हम लोग समझ पाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन का एग्जाम्पल ले लें, तो वहाँ पे हम देखते हैं
कि उन्होंने अपने घरों के दरवाजे गलियों की ओर खोले थे, मुख्य सड़क की ओर उन्होंने नहीं खोला था। इससे पता चलता है कि उनका जो व्यक्तिगत जीवन था वो काफ़ी उसको वो प्राइवेट रखते थे, या फिर साफ सफाई का भी वो ख्याल रखते थे, ध्वनि प्रदूषण से बचना चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं उनके बिल्डिंग को देख के। तो ये पुरातत्व क्या है, इतिहास के निर्माण में काफ़ी सहायक होता है। ये है अभिलेख। अभिलेख अभिलेख इंस्क्रिप्शन, ये 3 प्रकार के अभिलेख होते हैं। पहला राजकीय, दूसरा निजी और तीसरा विदेशी। 3 तरह के अभिलेख हैं, राजकीय अभिलेख, निजी अभिलेख और विदेशी अभिलेख। तो राजकीय अभिलेख का अगर हम एग्जाम्पल लें तो मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है जो मैं दे सकती हूँ आप लोगों को। हम बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो एग्जाम्पल आपका फेमस है सब, वो है प्रयाग प्रशस्ति। आपने इसका नाम सुना होगा, आपके 7-8 के बुक में भी ये है प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। तो ये प्रयाग प्रशस्ति क्या था, ये समुद्रगुप्त के द्वारा, ठीक है। ये प्रयाग प्रशस्ति क्या है, ये प्रयाग प्रशस्ति जो है ये समुद्रगुप्त के बारे में है। और किसने इसे लिखा था, तो हरिसेन नाम के इनके एक दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के। ये गुप्त शासक हैं समुद्रगुप्त, इन्हीं के दरबारी कवि हरिसेन ने इसको लिखा था, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति को। उसी प्रकार से इसमें समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। इन्होंने कितने विजय अभियान किए, इनकी क्या नीतियां थी, या फिर ये कला प्रेमी है, ये सब कुछ के बारे में इस प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है। एक अशोक के ही स्तंभ पे इसको लिखा गया है प्रयाग प्रशस्ति को। तो ये राजकीय अभिलेख हो गया क्योंकि राजा के बारे में बता रहा है या फिर राजकीय द्वारा लिखवाया गया है। इसी प्रकार खारवेल का है एक अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख जिसको कहते हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हैं विजय सेन जो बंगाल के शासक हैं, उनका देवपारा अभिलेख है। विजय सेन का देवपारा अभिलेख, इनका हाथी गुम्फा, इसका विजय सेन का देवपारा अभिलेख। रुद्र दमन का भी अभिलेख है, गिरनार अभिलेख, ठीक है, रुद्र दामन इनका भी अभिलेख है, गिरनार अभिलेख। राजा भोज का अभिलेख आपका है, पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है। ये सारे अभिलेख राजकीय अभिलेख के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार निजी अभिलेख जो कि कुछ निजी व्यापारियों ने या फिर क्या कहते हैं, कुछ निजी व्यापारियों ने या फिर कुछ व्यक्तिगत लोगों ने जिन्होंने मूर्तियाँ या मंदिरें बनवाई हैं, उन्होंने इसको इस अभिलेख को लिखवाया है। तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, एक मिनट मैं पेन चूज कर लूँ, ठीक है। हाँ, तो इन्होंने ये जो निजी अभिलेख हैं, ऐसे अभिलेख हैं जो बौद्ध मंदिरों में या फिर मूर्तियों पर ये उत्कीर्ण है। निजी अभिलेख उन मंदिरों का जिसने निर्माण करवाया उन्होंने उस पे उसको लिखा है। तो इन अभिलेखों से भी उस समय की धार्मिक स्थिति का पता चलता है। गुप्त या गुप्ततर काल के जितने भी अभिलेख हैं उनमें जो भाषा का प्रयोग किया गया है उससे उस समय की भाषा का पता चलता है। उस समय विशेष रूप से ब्राह्मण धर्म का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार पतंजलि के महाभाष्य से जो हमें जानकारी मिलती है, वो पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, उसकी जानकारी उनके वंशज धनदेव के अयोध्या अभिलेख से भी होती है। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनकी जानकारी हमें अभिलेखों से भी और साथ में लिटरेरी सोर्स से भी जिनकी जानकारी हमें होती है। अब हो गया तीसरा आपका है विदेशी विवरण। विदेशी जो अभिलेख हैं उसमें सबसे प्रमुख अगर एग्जाम्पल हम लोग को देखें तो वो है कौन, बोगस कोई। ये बोगस कोई क्या है, बहुत महत्वपूर्ण। बोगस कोई अभिलेख ये एशिया माइनर से मिला है। एशिया माइनर से ये अभिलेख मिला है। इस अभिलेख ये लगभग 1400 BC पुराना है, ठीक है।
ये 1400 BC पुराना है ये। और इस अभिलेख में एशिया माइनर से जो बोगस कोई अभिलेख मिला है, इस अभिलेख में हमें वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं, जैसे कि इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य आदि। ठीक है, इन सब देवताओं का, वैदिक देवताओं का नाम इस बोगस कोई अभिलेख से मिल रहा है। तो इससे क्या पता चलता है? इस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि जो वैदिक आर्य थे उनके वंशज एशिया माइनर में भी रहते थे, यह हमें पता चला। आगे आप देखो कि इसी प्रकार मिस्र से हमें अभिलेख मिला है, ये भी विदेशी अभिलेख है। मिस्र से हमें बहुत सारी तख्तियां, मिट्टी की तख्तियां मिली हैं। एक मिनट में इसके लिए साफ जगह देखूं। मिस्र से जो मिला है वो तेल अल अमनो, तेल अल अमनो, ये जगह का नाम है, तेल अल अमनो। ठीक है, तेल अल अमनो में मिट्टी की तख्तियां मिली है जो जिसपे बेबीलोनिया के शासकों के नाम खुदे हैं और कुछ हिंदू शासकों के भी नाम हैं, जैसे कि दारा प्रथम ने सिंधु नदी घाटी पर अधिकार कर लिया। इसका पता हमें इस मिट्टी की तख्तियों से पता चलता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है अभिलेख। इसके अतिरिक्त हमें मुद्राओं के, सिक्कों से काफी कुछ पता चलता है। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। सिक्के, सिक्के भी पुरातत्विक स्रोत हैं हमारे, काफी महत्वपूर्ण। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। और सिक्कों से हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। अगर सिक्कों पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तब भी हम उसके बारे में कुछ जान सकते हैं, जैसे कि उसका धातु देख के, किस धातु का प्रयोग किया गया है, तो इससे पता चलेगा कि सिक्कों की बनावट कैसी है। तकनीक का पता चलेगा, धातु से उसकी आर्थिक स्थिति का पता चल रहा है, बनावट से उसकी तकनीक का पता चल रहा है। उसी प्रकार अगर उनकी संख्या बहुत है, मतलब बहुतायत में अगर वो मिल रही है, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो राजा के, शासक के क्षेत्र का पता चलता है। अगर सिक्कों पे किसी देवता की आकृति अगर बनी है तो उस शासक के धर्म संबंधी विचार पता चलते हैं। बहुत ऐसे, पहला सिक्का कौन सा था, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि पहला सिक्का कौन सा था। तो पंचमार्क सिक्के उन्हें कहते हैं। जो पहला सिक्का है ये पंचमार्क या आहत सिक्के ये कहलाते हैं। आहत सिक्के, ये यही सिक्के थे जो पहला सिक्का था। ये पहला सिक्का पंचमार्क या आहत सिक्का। उससे पहले भी वैदिक काल में हमें निष्क और शतमान का पता चलता है। निष्क और शतमान, निष्क और शतमान, लेकिन ये दोनों माना जाता है ऐसा कि ये वैदिक काल में सिक्कों का प्रचलन नहीं था। ये जो निष्क और शतमान है ये क्या है? आभूषण थे। ठीक है, तो इन सिक्कों से, सिक्कों की शुद्धता से भी बहुत कुछ पता चलता है कि अगर सिक्के बहुत शुद्ध हैं तो उस राजवंश की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। पहला सिक्का किसने स्वर्ण सिक्का चलाया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला सोने का सिक्का किसने चलवाया था? तो इंडो ग्रीक के द्वारा ये सबसे पहला सोने का सिक्का चलाया गया था। ठीक है, फिर सबसे पहला तो हो गया। सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया? तो कुषाणों ने चलाया। कुषाण शासकों ने सबसे शुद्ध सोने का सिक्का चलाया। सबसे अधिक सोने का सिक्का किसने चलाया? सबसे अधिक मात्रा में सोने का सिक्का किसने चलाया? तो ये गुप्त शासकों ने सबसे अधिक मात्रा में सोने का सिक्का चलाया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन गुप्त शासकों के काल से धीरे धीरे उसमें खोट नजर आने लगता है, शुद्धता उसकी कम होने लगती है, जिससे पता चलता है कि गुप्त शासक के समय आर्थिक स्थिति उनकी
पतनशील होने लगी थी। अब हमारा और क्या पुरातत्व से हमें पता चलता है, तो उस समय के जो स्मारक हैं या भवनों के अवशेष हैं, उनसे भी हमें काफ़ी कुछ पता चलता है। जैसे अगर स्मारक वो उस समय का अगर भव्य है तो आर्थिक स्थिति अच्छी है, अगर कमज़ोर है, छोटा है, तो इससे हमको पता चलता है कि काफ़ी कमज़ोर आर्थिक स्थिति रही होगी शासक की। उसके डिज़ाइन से, उसकी तकनीक का पता चलता है। उत्तर भारत में हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो मंदिर बने हुए हैं वो नागर शैली में बने हुए हैं, ठीक है। और दक्षिण भारत में हम जो मंदिरों को देखते हैं तो किस शैली में दिखाई देता है, तो वो द्रविड़ शैली में दिखाई देते हैं। इन दोनों शैलियों को मिलाकर एक नया शैली भी दिखाई देता है, बेसर शैली, जिसमें दोनों शैलियों के हमें गुण दिखाई देते हैं। तो ये स्मारक भी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं हमारे पुरातत्व के दृष्टि से। जो अवशेष हैं, जो भवनों के अवशेष है, खासकर नालंदा का अवशेष, ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी तरह के अवशेष पूरे भारत में मिले हैं, जो प्राचीन भारत की दृष्टि से, प्राचीन भारत के अध्ययन के साक्ष्य की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब आप देखो कि पुरातात्विक स्रोत का महत्व क्या है, इन स्रोतों का आखिर इम्पोर्टेंस क्या है। ये पुरातत्व, आपने पता है कि पुरातत्व होता क्या है, तो पुराने तत्व यानी कि ऐसी प्राचीन अवशेष जिससे हमें जानकारी मिलती है प्राचीन मानव जीवन की, संस्कृति की, समाज, अर्थव्यवस्था और पूरे सभ्यता की जानकारी मिलती है, तो वो है पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये लिटरेरी सोर्स से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे हमें समाज की, संस्कृति और परंपरा की ज्ञान मिलती है। इतिहास के पुनर्निर्माण में हमें इससे सहायता मिलती है। साथ ही साथ अगर हमें सिक्के मिले हैं, औजार मिले हैं, माप तौल की कोई वस्तु मिल गई है खुदाई में, तो उससे हमें उस समय के आर्थिक जीवन स्तर का भी पता चल जाता है। कला और तकनीक के विकास को हम देखते हैं, अगर वहाँ की पॉटरी को हम लोग ध्यान से देखें तो मिट्टी के बर्तन है या फिर धातु के बर्तन है, उस पर चित्रकला कैसी की गई है, मूर्ति कला कैसा है, निर्माण कला कैसा है, इससे उस टाइम का कला के साथ साथ हम उस समय के टेक्नोलॉजी को भी देख लेते हैं। प्राचीन सभ्यताओं के विस्तार का भी ज्ञान हमें इस पुरातात्विक स्रोत से होता है। कहाँ तक किस सभ्यता का विस्तार था, उसकी खोज से, उसकी खुदाई से हमें पता चल जाता है। तो ये पुरातात्विक स्रोत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन पुरातात्विक स्रोतों को पाया कैसे जाता है, इसके कौन कौन से तरीके हैं, इसके दो प्रमुख तरीके माने जाते हैं। खुदाई के उत्खनन की दो विधियां महत्वपूर्ण मानी जाती है, एक वर्टिकल एक्सकेवेशन और दूसरा हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन। लंबवत उत्खनन जो है वो बहुत गहराई तक एक ही जगह पे, एक छोटे से जगह पे काफ़ी गहराई तक ये खोज की जाती है, अलग अलग परत के बारे में, अलग अलग परत के बारे में जाना जाता है। और जो क्षैतिज उत्खनन है उसमें काफ़ी लंबे चौड़े जगह में, गहराई में नहीं जबकि चौड़ाई में इसकी खोज की जाती है। तो ये जो नीचे तक गया ये क्रोनोलॉजी बताता है, मतलब सांस्कृतिक क्रम की जानकारी मिलती है, इससे ये लाभ होता है। गहराई में परतों का क्रम, क्रोनोलॉजी पता चलता है, ठीक है। लेकिन इससे क्या पता चलता है, इससे हमें किसी क्षेत्र के, किसी सभ्यता के विस्तार की जानकारी मिल जाती है, उसके नगर योजना की जानकारी मिल जाती है, सामाजिक संरचना की जानकारी मिल जाती है। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन एक के बिना दूसरा महत्वपूर्ण नहीं है। दोनों ही विधियां एक दूसरे की पूरक हैं। कहते हैं कि लंबवत उत्खनन जो है सो समय सीढ़ी है, सारिणी है, और दूसरा उसका विस्तृत चित्र है। खुद मार्टिमर व्हीलर ने कहा था कि ये जो क्षैतिज उत्खनन है ये क्या है, एक रेलगाड़ी है और ये है सो टाइम टेबल है, समय सारणी। तो अगर ये नहीं है तो ये बिना समय सारणी की रेलगाड़ी है, जिसके समय नहीं पता चलता इस रेलगाड़ी का। और ये अगर समय सारणी है तो इसकी रेलगाड़ी गायब हो जाएगी। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। दोनों के बिना हमें किसी भी सभ्यता के ठीक से पता नहीं चलेगा। तो दोनों विधियां एक दूसरे की पूरक हैं।
मिलकर ये किसी भी सभ्यता का पूर्ण चित्र प्रस्तुत करती हैं। अब देखिए हम लोग उत्खनन की विधियां भी किस तरह से हैं। सबसे पहले स्थलों का चयन किया जाता है, फिर वहाँ का सर्वेक्षण किया जाता है, खुदाई की योजना बनाई जाती है, मिट्टी की परतों को धीरे धीरे करके खोदा जाता है खुरची से, परत दर परत अलग किया जाता है। ये नहीं कि एकदम फवारा कुल्हाड़ी लिए मार दिए, इससे क्या होगा कि जो भी अंदर में सामान रहेगा वो टूट फूट जाएगा। इसलिए काफ़ी सावधानी के साथ उनको निकाला जाता है, फिर उनका संग्रह करके अलग अलग पाउच में बंद करके डिब्बों में रख के फिर ले जाके उसका रिकॉर्ड बनाया जाता है। फिर प्रयोगशाला में जाके उन अवशेषों का अध्ययन किया जाता है, कार्बन डेटिंग के द्वारा, धातु विश्लेषण के द्वारा उनका अध्ययन करके बहुत सारी जानकारी जुटाई जाती है, जिससे आगे फिर से इतिहास के पुनर्निर्माण में इससे सहायता मिलती है। अब हम देखेंगे कि कौन सा जो भारत के प्रमुख उत्खनित स्थल हैं। तो लगभग पूरे भारत में ही उत्खनन का कार्य हुआ है, सभी प्रमुख जगह पे उत्खनन का कार्य हुआ है। आप यहाँ देख सकते हो कि हरियाणा, पंजाब, इस क्षेत्र में कालीबंगा है जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मिला है। राजस्थान में भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्रमुख स्थल मिले हैं। धोलावीरा जिसको कहते हैं, वहाँ पे वाटर रिजर्वियर मिला है। गुजरात में आप देखते हो लोथल जो है वो एक प्रमुख गोदी था। गोदी मतलब बंदरगाह, बंदरगाह बंदरगाह जहाँ पे पानी वाले जहाज रुकते हैं। तो लोथल यहाँ पे था गुजरात में। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर मिला है महाभारत में, जिसका नाम आता है। अहिछत्र उत्तर प्रदेश में भी महाभारत कालीन आपको दिखाई देता है। ये जो पाकिस्तान वाला इलाका आप देख रहे हो, पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक का जो इलाका है, ये सारा पहले भारत के अंतर्गत ही आता था। तो इधर जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आदि मिले हैं वो सब अभी पाकिस्तान में चले गए हैं। तो ये सब इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही क्षेत्र हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको सबको मिला के पढ़ना होगा। जब हम प्राचीन भारत को पढ़ेंगे तो ये सबको मिला के पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो बंटवारा हुआ है ये तो आधुनिक भारत में हुआ है। तो हमारा प्राचीन भारत सबको मिला के चलेगा। और भी बहुत सारे साइट हैं, जैसे कि तमिलनाडु में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, हर जगह हमें बहुत सारे साइट मिले हैं और सब जगह खोजे हुई हैं। सबके बारे में हम पढ़ेंगे। अब आप ये भारत का राजनीतिक मानचित्र देख रहे हैं, जिसमें हम लोग एक एक करके जिसके बारे में हमें जानना है सबके बारे में। प्राचीन भारतीय इतिहास के अब हम देखेंगे रिटेन सोर्सेस, लिखित स्रोत। लिखित स्रोत जो प्राचीन भारत के हैं वो उसे भी हम लोग कई भागों में बांट के पढ़ते हैं, जैसे कि ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, अन्य साहित्य और विदेशी विवरण। तो ब्राह्मण साहित्य मुख्यतः कौन से आते हैं? जो मुख्यतः वेद हैं, वेदांग हैं, उपनिषद, स्मृति, महाकाव्य जिसके अंतर्गत रामायण, महाभारत, पुराण जो 18 पुराण है, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, इसके अतिरिक्त भी और भी हैं। और इस ब्राह्मण साहित्य को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, श्रुति और स्मृति। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, अगले वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। फिर जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, दोनों ही अलग अलग हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण माने गए हैं। अन्य साहित्य में हम जैसे कि अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का, वात्सायन का काम सूत्र है, विष्णु पुराण है, बृहत संहिता है, पाणिनि की अष्टाध्यायी है, ये सारी चीज़ें हम लोग इससे क्या पता चलता है, हमें क्या सोर्स मिलता है, ये भी हम लोग जानेंगे। इसके अतिरिक्त बहुत सारे विदेशी यात्री जो हमारे यहाँ आए थे, जैसे मेगास्थनीज आया, हाहियान आया, वेनसांग, इत्सिंग, अलबरूनी, सबके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। और इन सब से हमें क्या जानकारी मिलती है, इन सब ने क्या योगदान दिया भारत के प्राचीन भारत को समझने में, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में क्या योगदान दिया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज का वीडियो आप लोग को ज़रूर अच्छा लगा होगा और इसके अगले वीडियो में ज़रूर आप आइए, शामिल होइए और पूरा लास्ट तक देखिए। हम लोग इसके रिटन सोर्स को और अच्छे से करने वाले हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको बताया है कि हम अगले वीडियो में क्या करेंगे। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।